हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक का नाम लिख लें। तो पहला टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम लोग जनरली 5e से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, तो एक बार हम लोग देख ले। मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। ठीक है, मतलब किसी भी गिवन एरिया से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। सेम एज इट इज जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, मान लिया जाए कि हमारे पास एक यह एरिया है और इस एरिया के छोटे से पार्ट ये है जिसका एरिया मान लो ds है, और इस छोटे से एरिया के थ्रू मान लिया जाए बी फील्ड का डायरेक्शन ये है और इस छोटे से एरिया का डायरेक्शन कुछ ये है। ठीक है, मान लिया जाए ds यूनिट वेक्टर और इसके बीच में एंगल थीटा है। तो इस छोटे से एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू कितना होता है डी फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर। ठीक है, यदि मुझे कंप्लीट एरिया के थ्रू निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। देखो इफ बी फील्ड इज ए कांस्टेंट, यदि बी फील्ड कांस्टेंट है पूरे के पूरे एरिया में तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ। यदि बी फील्ड पूरे एरिया में कांस्टेंट है तो यह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। लेकिन यह फॉर्मूला कब वैलिड होगा यदि पूरे एरिया में बी फील्ड कांस्टेंट हो। यदि बी फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे एक छोटे से एलिमेंट ले लेंगे, छोटा सा एरिया ले लेंगे, उस एरिया में फ्लक्स कैलकुलेट कर देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो गया यदि बी फील्ड कांस्टेंट हो तो बी एस कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके प्रॉपर्टी जो कि आप जानते ही होंगे, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, जिसको हम डब्ल्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है, या टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मान लिया जाए कि आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस के डिफरेंट पार्ट के थ्रू डिफरेंट फ्लक्स हमें गिवन है। मान लिया जाए इस एरिया के थ्रू फ्लक्स φ1 जा रहा है, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स φ2 जा रहा है, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स φ3, इसके थ्रू फ्लक्स φ4। तो नेट फ्लक्स कितना पास हो जाएगा इस सरफेस से, तो बिकॉज हम जानते हैं फ्लक्स जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो क्या करेंगे सभी फ्लक्स को ऐड कर देंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता रहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हैं कि ईएमएफ चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा उतना ही उसमें, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीव करेगा उतना ही इंटर करेगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज फैराडे लॉ। ठीक है, देखो फैराडे लॉ के बारे में यदि हम लोग देखें, ठीक है, हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं फैराडे लॉ। ठीक है, देखो फैराडे लॉ को फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, चाहे हमारे पास ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, मोटर हो, सब कुछ फैराडे लॉ पे ही काम करता है। ठीक है, अब फैराडे लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट ये है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज कंडक्टिंग लूप चेंजेस विद द टाइम देन ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इनसाइड द लूप। ठीक है, यही होता है कि यदि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है तो
तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसका जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं फैराडे लॉ का, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यह जो हमारा E है, ये E हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, तो फैराडे लॉ ने क्या बोला कि यदि हमारे पास कोई भी क्लोज कंडक्टिंग लूप है और उस लूप का यदि फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि फ्लक्स कांस्टेंट होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 तो कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। मान लो कि लूप के पास कुछ रेसिस्टेंस है तो उस लूप में करंट भी एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू ई बाई आर, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यही ना, माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, यदि करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज का भी फ्लो हुआ होगा, तो कितना चार्ज का फ्लो हुआ कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ आई डी टी, ये तो हम जानते ही है, आई हमें पता है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेट ऑफ कितना आ जाएगा, ये माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी, इसको कट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स बाय आर। ठीक है, यानी कि चार्ज फ्लो का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा, या यदि मैं यहाँ लिख लूँ तो हमारे पास जो चार्ज फ्लो का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, उसको हम लोग लिख लें तो हमारे पास कितना आ गया कि जो चार्ज फ्लो हुआ दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो फैराडे लॉ का स्टेटमेंट तो यही है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी कंडक्टर लूप चेंजेस विद द टाइम देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एंड दैट ईएमएफ कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसका जो वैल्यू होता है वो ये होता है। ठीक है, यदि लूप के पास रेसिस्टेंस है, ईएमएफ भी आ गया है तो करंट भी एस्टैब्लिश होगा, उसका वैल्यू ये हो गया। हाँ, यदि करंट फ्लो रहा है तो चार्ज का भी फ्लो हुआ होगा, तो चार्ज फ्लो का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे एक निगेटिव साइन भी है। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव साइन यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह क्या कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई टी डी, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स। अब देखो करंट में भी यहाँ निगेटिव साइन है, मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी क्या कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो फैराडे लॉ से हम लोग यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ चाहिए तो मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए हम लोग निगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है बताओ, हमें पता रहता है कि, ठीक है, देखो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है कि इंड्यूस्ड एवरीथिंग हैव अपोजिंग इन नेचर। इंड्यूस्ड जो भी चीज है, चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस्ड करंट हो, वो अपोज करता है किसको, चेंज इन फ्लक्स को। ठीक है, अब लेंज लॉ ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ऑलरेडी फैराडे लॉ में इंक्लूडेड है ना। यहाँ भी तो निगेटिव साइन है, यदि फैराडे लॉ में देखो यहाँ भी निगेटिव साइन है। इनके स्टेटमेंट का भी यही मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स। यही बात उन्होंने लेंज लॉ में भी यही बात बताया गया है। तो ये हमारे पास हो गया। लेंज लॉ का जो प्रिंसिपल होता है दैट बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये पूछा भी जाता है किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यदि हम लोग देखें कि मान लिया जाए कि हमारे पास सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इस रीजन में इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ को एक हमारे पास रॉड है जो मान लो v वेलोसिटी से इधर जा रही है। ठीक है, तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड है, लूप के पास कुछ रेसिस्टेंस होगा तो इंड्यूस्ड करंट का भी फ्लो होगा। तो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि इंड्यूस्ड एवरीथिंग हैव द अपोजिंग नेचर। किसको अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स को। ठीक है, तो फ्लक्स होता क्या है, बी फील्ड इंटू एरिया, यही ना। तो देखो जब ये रॉड इनिशियली ये था, लूप का एरिया तो ये हो गया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये रॉड यहाँ आ जाएगा मूव करके, यह रॉड जो है मूव करके क्या यहाँ आ जाएगा। देखो एरिया तो बढ़ गया, यानी कि एरिया टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। बी फील्ड कांस्टेंट है बट फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड का काम क्या होगा, अपोज करना। यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड का काम है डिक्रीज करना। किसको, फ्लक्स को। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। तो फ्लक्स टाइम टू टाइम यदि इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट
इस तरीका से फ्लो होगा ताकि इस चेंजिंग फ्लक्स को अपोज कर सके। तो यहाँ बढ़ रहा है तो इसका काम है फ्लक्स को डिक्रीज कराना। डिक्रीज कैसे होगा? यदि बी फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाए। तो बी फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इंड्यूस्ड करंट किधर होना चाहिए? अपोज करना है तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट यदि हम लोग क्वेश्चन देखें, देखो नेक्स्ट यदि आप क्वेश्चन देखोगे, सेम क्वेश्चन मान लो ऐसे रहता है कि हमारे पास ये है, ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये है और ठीक है, ये इधर आ रहा है कुछ वेलोसिटी से, बी फील्ड ये है। इस केस में क्या होगा कि लूप का जो एरिया है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि फ्लक्स जो है इस लूप का वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड का काम क्या होगा? इंक्रीज कराना। तो जिस डायरेक्शन में बी फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट का सर्कुलेशन भी आना चाहिए। बी फील्ड इनटू द बोर्ड है तो करंट का सर्कुलेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, जो भी इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लें। तो देखो हमारे पास मान लिया जाए कि कुछ ये है, ठीक है, एक रिंग है, रिंग का आधा पोर्शन बोर्ड के बाहर है और आधा पोर्शन बोर्ड के पीछे है। और हमारे पास मान लिया जाए एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। ठीक है, मान लो कि ये इधर आ रहा है। तो अब इस जो हमारे पास यह रिंग है, इस रिंग के थ्रू फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये जितना नजदीक आएगा इसके थ्रू बी फील्ड टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। जितना ये बार मैग्नेट इस लूप के नजदीक आएगा तो इस रिंग के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये नजदीक आएगा तो इस लूप के थ्रू जो है बी फील्ड है वो इंक्रीज करेगा, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस का काम क्या होता है? यदि फ्लक्स इंक्रीज करा तो इंड्यूस का काम है डिक्रीज कराना। तो इस तरीका से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ताकि फ्लक्स को अपोज कर सके, फ्लक्स को डिक्रीज कर सके यहाँ। ठीक है, तो किधर होना चाहिए? देखो ओरिजिनल बी फील्ड का डायरेक्शन ये होगा इस बार मैग्नेट के कारण। तो इस तरीका से हमें करंट का सर्कुलेशन लेना है ताकि इस ओरिजिनल बी फील्ड को उल्टा आना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में लो तो इंड्यूस्ड करंट के कारण बी फील्ड इधर आ रहा है, ओरिजिनल बी फील्ड इधर है, तो अपोजिंग नेचर का हो गया। ठीक है, तो इस वे में हम लोग लेंज लॉ या फैराडे लॉ के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लें। तो मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक वायर है और उस वायर को हम लोग फोल्ड करके इस शेप में रखे हुए हैं, देखो इस टाइप का। ठीक है, इस शेप में हमारे पास रखे हुए हैं और यह जो पूरे हमारे पास लूप है इसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट किए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है dB/dt दैट इज लेस देन 0, मतलब बी फील्ड जो है वो समय के साथ चेंज हो रहा है इस रीजन में। तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस वायर। ठीक है, इस जो भी लूप है इस लूप में जो करंट इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा उसका क्या डायरेक्शन होगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि ये हमारा P हो गया, ये इसका नाम Q दे दें, इसका नाम R, इसका नाम S। ठीक है, देखो इस टाइप के जब कभी भी वायर को इस टाइप से फोल्ड किया गया हो तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसमें क्या करना है कि सिंपल पहले स्ट्रेच करके सीधा कर लो, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा ये। यदि रेक्टेंगुलर शेप में आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, हमने क्या किया, इस दोनों एंड को खींच के ऐसा कर दिया। तो ये हमारे पास P इस कॉर्नर का, इस कॉर्नर ये Q हो गया। ठीक है, P से कौन सा कनेक्टेड है, R वाला, तो ये R हो गया। Q से कौन सा कनेक्शन में है, S वाला। पूरे रीजन में बी फील्ड प्रेजेंट है और बी फील्ड जो है समय के साथ डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फ्लो। तो कैसे होगा बताओ, यदि बी फील्ड समय के साथ घट रहा है, अब तो इजीली पता चल जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है। तो इंड्यूस्ड का काम क्या है, यदि ये डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का जो काम है इस फ्लक्स को इंक्रीज कराना। इसका मतलब हुआ कि इंड्यूस्ड करंट के कारण जो बी फील्ड आना चाहिए वह इसी बी फील्ड के डायरेक्शन में, या यूं कहूं कि इंड्यूस्ड करंट के सर्कुलेशन का जो डायरेक्शन होगा वह इसी बी फील्ड का डायरेक्शन में। तो बी फील्ड का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, तो इंड्यूस्ड करंट का जो सर्कुलेशन होगा इस टाइप से। देखो इसके सर्कुलेशन के कारण बी फील्ड ओरिजिनल बी फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो नेट बी फील्ड बढ़ गया तो फ्लक्स इंक्रीज हो गया। तो इंड्यूस्ड करंट ने यहाँ क्या किया, फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा है। तो यदि हमसे ये पूछा जाएगा P से Q के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा या Q से P में, तो देखो P से Q में हो रहा है तो कुछ इस टाइप से इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख ले। तो देखो कि यदि आप इसमें देखो कि हमारे पास एक मान लो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है।
ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक लूप है, ठीक है। इस वायर के थ्रू मान लो कोई एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस वायर के थ्रू कांस्टेंट करंट, आई का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लूप को कुछ वेलोसिटी से इस वायर के पैरेलल ले जा रहे हैं, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू कितना होगा या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, बताओ। देखो ये हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और इसके पैरेलल हमारे पास एक लूप है जिसको हम लोग v वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा? तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कब होता है? यदि फ्लक्स समय के साथ चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यदि यह लूप यदि इस वायर के पैरेलल जाएगा हर समय, तो इस लूप का जो फ्लक्स है वो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कि हम लोग जानते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई एक वायर है, वायर से कुछ डिस्टेंस पे ये पॉइंट है P, r डिस्टेंस पे, इस जगह पे बी फील्ड कितना होगा? यदि मान लो करंट आई जा रहा है r डिस्टेंस, म्यू नॉट आई बाय 2πr होगा, ठीक है। यही पॉइंट यदि मैं ये पूछूं यह इस पॉइंट को पैरेलल शिफ्ट कर दो, यहाँ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? यदि यह इन्फिनिटली लॉन्ग है तो यहाँ पे भी बी फील्ड उतना ही होगा। यानी कि यदि इस वायर से सेम डिस्टेंस पे यदि कोई पॉइंट पैरेलल शिफ्ट हो रहा है तो बी फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस लूप के थ्रू जितना फ्लक्स यहाँ होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ भी होगा। फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, यदि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। यदि आपसे फिर ये पूछा जाए कि आपके पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरी वायर है, इस केस में हम लोग लूप को इस वायर से दूर ले जा रहे हैं कुछ वेलोसिटी से, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किधर होगा? सोचो, देखो यह जो है लूप इस वायर से दूर जा रहा है, आर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, सेपरेशन ऑफ दिस लूप फ्रॉम दिस वायर, तो बी फील्ड क्या होगा? जितना ये दूर जाएगा बी फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। यानी कि यह जो लूप है जितना दूर जाएगा इस वायर से, तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा। यानी कि इस लूप का फ्लक्स समय के साथ डिक्रीज हो जाएगा। यदि फ्लक्स समय के साथ डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड का काम क्या है? फ्लक्स को इंक्रीज कराना, ठीक है। देखो इस इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरी वायर के कारण जो बी फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनटू द बोर्ड होगा, ठीक है। फ्लक्स घट रहा था, इंड्यूस्ड का काम क्या होगा? यहाँ बढ़ाना। यानी कि इंड्यूस्ड करंट इस वे में फ्लो होगा ताकि वह बी फील्ड को सपोर्ट कर सके, ताकि फ्लक्स इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा। देखो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण बी फील्ड किधर आ गया? जो ओरिजिनल बी फील्ड था उसी डायरेक्शन में, तो नेट बी फील्ड बढ़ गया तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वे में हम लोग फैराडे लॉ को यूज करते हुए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, देखो मोशनल ईएमएफ नाम से ही पता चल रहा है कि इस एक चीज इसमें आप देखो कि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई लूप है, कोई लूप के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? बी एस कॉस थीटा, यही होता है ना। मतलब उस लूप के थ्रू बी फील्ड, उस लूप का एरिया थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी फील्ड एंड एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि यदि मान लो कोई एक लूप है, उस लूप के थ्रू बी फील्ड चेंज कर दो तो उस लूप का फ्लक्स चेंज होगा, सही है। यदि उस लूप का आप एरिया चेंज कर दो, एरिया चेंज करो, बी फील्ड कांस्टेंट रखो, तो भी क्या होगा? फ्लक्स तो चेंज होगा। मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ इस वे में है कि बी फील्ड इनटू द बोर्ड है और लूप इसका वेलोसिटी जो हमारे पास रॉड है उसको इधर दे रहे हैं, बी फील्ड कांस्टेंट है बट इस लूप का एरिया टाइम टाइम चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो देखो एरिया चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। यदि ऐसा सीन हो जाए कि थीटा चेंज हो जाए, मतलब बी फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल चेंज हो जाए, तो भी क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि आप सिर्फ लूप के थ्रू बी फील्ड चेंज करो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सिर्फ एरिया चेंज करो तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सिर्फ एंगल चेंज करो तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बट इस दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लूप में मोशन है ना। एरिया चेंज करोगे तो मस्ट है लूप को मोशन करना पड़ेगा, तभी उसका एरिया चेंज होगा। यदि थीटा कब चेंज होगा? यदि आप किसी लूप को रोटेट कर दो तो थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब इस दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लूप में मोशन है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फर्दर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है।
यानी कि लूप में मोशन जब हो तब ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो मोशनल ईएमएफ के बारे में स्टडी करेंगे, वहाँ लूप में मोशन होगा, ठीक है, और उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, यदि किसी लूप में बी फील्ड चेंज हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, देखो मोशनल ईएमएफ में आपको पता ही होगा कि यदि आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है, सबसे सिंपलेस्ट केस है ये, और इस रॉड का मान लिया जाए लेंथ L है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो इस रॉड के दोनों टर्मिनल के दोनों एंड के बीच में, मतलब इस एंड और इस एंड के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है एंड उसका जो वैल्यू होता है BVL आता है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं, बट जो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ का, जो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, यदि मैं उसको लिखूं पहले तो हमारे पास आ जाएगा कि E इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ B वेक्टर डॉट ऑफ DL वेक्टर क्रॉस ऑफ V वेक्टर। ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला है फॉर द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब एक चीज देखो कि इफ B फील्ड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट, ठीक है, यदि बी फील्ड और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ईएमएफ E इक्वल टू कितना लिख सकते हो, देखो ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, इंटीग्रेट ऑफ DL वेक्टर एंड, ठीक है, यदि इसको मैं थोड़ा ठीक से अरेंज वे में लिखूं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट ऑफ DL वेक्टर एंड डॉट ऑफ V वेक्टर, है ना, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। हाँ, यहाँ डॉट नहीं होगा बल्कि क्रॉस होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो कि B वेक्टर डॉट ऑफ, देखो इंटीग्रेट ऑफ DL वेक्टर क्या होता है, L इफेक्टिव क्रॉस ऑफ V वेक्टर। ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज होगा, कंडीशन क्या है, इफ B एंड V आर कांस्टेंट। यदि मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब जो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट ऑफ L इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस ऑफ V वेक्टर। ठीक है, L इफेक्टिव के बारे में आपको पहले भी पता ही होगा, थ्योरी में आप स्टडी किए होंगे। देखो L इफेक्टिव के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें तो देखो L इफेक्टिव जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, देखो मान लो कि हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, और वायर हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास वायर है और ये मान लो इस वायर का दो एंड हो गया, एक P एंड दूसरा Q। ठीक है, तो दोनों एंड के मिलाने वाले जो लाइन है इसका जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, L इफेक्टिव। मतलब इस एंड और इस एंड को मिलाकर जो ये लाइन आया है इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, L इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, किसी भी वायर का जो दो एंड है दोनों एंड को मिलाने वाले लाइन का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, L इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, यदि B एंड V कांस्टेंट हो तो ही, अदरवाइज हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक चीज आप यहां पे देखो कि इफ B फील्ड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है एंड L इफेक्टिव 0 है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यदि B एंड V कांस्टेंट हो गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और L इफेक्टिव 0 हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 हो गया। अब सोचो एक चीज, किसी भी क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप के लिए, कोई हमारे पास क्लोज कंडक्टिंग लूप है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी कंप्लीट क्लोज कंडक्टिंग लूप जो होगा उसका L इफेक्टिव तो 0 होगा। ठीक है, यही कारण है उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि आपके पास ये क्लोज कंडक्टिंग लूप है, किसी भी शेप में क्लोज लूप हो, ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी V से एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। हमसे ये पूछा जाए कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, तो 0। क्यों, क्योंकि L इफेक्टिव क्या है, 0 है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट यहां से आ जाता है कि किसी भी शेप का क्लोज कंडक्टिंग लूप को यदि हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग सिचुएशन ले रहे हैं, सेकेंड सिचुएशन, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस था।
कि किसी भी शेप का यदि क्लोज कंडक्टिंग लूप है, यदि उसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो होता है। ठीक है, किसी भी शेप का हो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए और क्लोज लूप होना चाहिए, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है जीरो होगा। ठीक है, दूसरा वाले केस ये देखो कि यदि हमारे पास यह जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में यदि इस तीनों में से बी फील्ड, एल इफेक्टिव और वी, ये तीन है, तीनों में से यदि कोई भी दो पैरेलल हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। तो सेकंड केस स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं कि ई बराबर क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ऑफ एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट को यूज करना कि इफ मान लो कि एल इफेक्टिव एंड वेलोसिटी पैरेलल है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा बताओ, यह दोनों पैरेलल है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो हो गया। सही है। अब इफ बी फील्ड पैरेलल है एल इफेक्टिव का तो कैसे, तो क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को करना क्या है कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको बी फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, और एक वेक्टर का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि यदि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर यदि डी वेक्टर है तो डी वेक्टर जो होगा वह इस दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है, या यूं कहूं कि डी वेक्टर जो है ए एंड सी जिस प्लेन में होता है उसी प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो डी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। सेम वे में यहां सोचो कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो एल इफेक्टिव के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वेक्टर आएगा वो एल इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन में हमने क्या सिचुएशन ली है कि बी और एल इफेक्टिव पैरेलल है, यानी कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो एल इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि बी फील्ड का भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बिकॉज बी एंड एल इफेक्टिव यहाँ पैरेलल है, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस प्रोडक्ट का जो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, जो भी वेक्टर आ रहा है वह इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट माने बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट वो क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज इसके रिजल्ट जो भी वेक्टर आएंगे वह बी फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट उस दोनों का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो आ रहा है। तो हम लोग यहां से एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि इस तीनों में से बी, एल इफेक्टिव और वी, इस तीनों में से यदि कोई भी दो पैरेलल हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इफ एनी टू आर पैरेलल देन ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, बी, एल इफेक्टिव एंड वी, इस तीनों में से यदि कोई भी दो पैरेलल हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो हो जाएगा, कोई भी दो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यदि तीसरा मान लो कि तीनों परपेंडिकुलर हो गया, बी, एल इफेक्टिव एंड वी, बी, एल इफेक्टिव एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, बी एल इफेक्टिव इंटू वी। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के बराबर, बी इंटू एल इफेक्टिव इंटू वी, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ये चीजें हमने देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, पहला रिजल्ट हमने क्या देखे कि यदि हमारे पास किसी भी शेप का क्लोज कंडक्टिंग लूप है उसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव करा रहे हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो होगा, पहला। दूसरा हमने देखे कि बी, एल इफेक्टिव एंड वी, तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो हो जाएगा। तीसरा रिजल्ट हमने क्या देखे कि यदि यह तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज करेंगे, बी इंटू एल इफेक्टिव इंटू वी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। ठीक है, देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या करते हैं, हमारे पास राइट हैंड में तीन फिंगर लेते हैं, एक तो मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। ठीक है,
इसको बी फील्ड की तरफ लेना है, इसको वेलोसिटी की तरफ देना है, तो अपने आप इस फिंगर का जो भी डायरेक्शन होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। तो हमने ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोलैरिटी का डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, पहला एग्जाम्पल यदि मैं लूँ, देखो पहला एग्जाम्पल क्या है आपके पास कि मान लिया जाए, सिंपल कंडीशन ले रहे हैं कि हमारे पास मान लिया जाए एक रॉड है, इस रॉड का जो लेंथ है वो L है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करा रहे हैं। ठीक है, हमें रॉड के इस दोनों एंड के बीच में हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना था। ठीक है, तो देखो मान लिया जाए कि, ठीक है, इस दोनों मान लिया जाए ये ए है गया, ए एंड है, ये सी एंड है, तो ए एंड सी एंड के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना था। ठीक है, देखो एक चीज़ हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो ये 3 केस था, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, यह तीनों केस तभी वैलिड है यदि बी फील्ड एंड वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब बी, एल और वी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है, या तीनों में से कोई दो पैरेलल है, देख लो। तो बी फील्ड इनटू द बोर्ड है, वी इधर हो गया, एल ये हो गया, एल वी परपेंडिकुलर है, अब बी जो है दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तब बी एल इफेक्टिव क्या होगा, इस रॉड का जो दो एंड है, दोनों एंड के मिलाने वाले लाइन का लेंथ, ये तो एल के बराबर हो गया, तो बी एल वी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। डायरेक्शन क्या होगा, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये हमारे पास देखो, ये हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन देगा, ये बी हो गया, ये वी हो गया। ठीक है, तो बी फील्ड इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी इधर, तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऊपर की तरफ आ रहा है ना, यानी कि ये निगेटिव पोलैरिटी, ये पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि यह जो है लो पोटेंशियल पे होगा, यह हाई पोटेंशियल पे। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा इस ईएमएफ इंड्यूस्ड का, बी एल वी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम लोग एक एग्जांपल ले लें कि मान लिया जाए हमारे पास यह एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड को हम लोग, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कुछ वेलोसिटी v से रॉड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इस लेंथ के साथ, और इसका लेंथ l है, इस तरीका से रॉड को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस रॉड के दोनों एंड के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहला काम क्या करेंगे बताओ, कि इसके पास जो वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट कर लो, एक तो लेंथ के पैरेलल v cos थीटा, और ये हमारे पास v sin थीटा। ठीक है, अब देखो इस रॉड के पास दो वेलोसिटी हो गया, एक तो इस डायरेक्शन में v cos थीटा और इस डायरेक्शन में v sin थीटा। अब देखो क्या इस वेलोसिटी के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो हम लोग क्या देखे थे अभी कि यदि बी फील्ड एंड वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो तीनों में से यदि कोई भी दो पैरेलल हो गया तो ईएमएफ जीरो हो गया। यहाँ पे देखो v cos थीटा और लेंथ पैरेलल है, यानी कि इस v cos थीटा के कारण कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके कारण सोचो, हाँ इसके कारण तो हो जाएगा, बिकॉज v sin थीटा और l और b तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यदि हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b वेलोसिटी v sin थीटा इंटू l। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो गया, बी वी एल साइन थीटा। हाँ, डायरेक्शन की बात करो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होगा कि बी फील्ड इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी इधर, ईएमएफ इंड्यूस्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि यह जो है आपका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, और इसका वैल्यू ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं देखूं, नेक्स्ट आप देखो कि आपके पास मान लिया जाए कि इस शेप में कोई आपके पास वायर है जो इस शेप में है। ठीक है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, और यह जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और यह जो है कुछ वेलोसिटी v से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये है। हमें क्या निकालना है, ये P एंड है इसका, ये Q एंड है, ईएमएफ बिटवीन P एंड Q निकालना है। क्या करेंगे बताओ, सोचो यहाँ पे क्या करेंगे। देखो B कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड का, B वेक्टर डॉट ऑफ L इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस ऑफ V वेक्टर। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, L इफेक्टिव निकालना। L इफेक्टिव क्या होता है, किसी भी वायर का जो दो एंड है, दोनों एंड के मिलाने वाले लाइन का लेंथ। तो यदि आप यहाँ पे देखो
तो आपके पास ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो ये लेंथ ही तो है एल इफेक्टिव, दोनों किसी भी वाइड के दोनों दो एंड को मिलाने वाले लाइन का लेंथ। तो एक एंड P हो गया, दूसरा एंड Q हो गया, इसको मिलाने वाले लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा? तो देखो ये L है, सॉरी ये L है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, है ना। और एल इफेक्टिव तो यही हो गया ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का लेंथ। हाँ, ये नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी v नीचे हो गया, बी फिल इनटू द बोर्ड है। तो बताओ ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? तो अभी हम लोग देखे थे कि यदि बी फिल, वेलोसिटी और एल इफेक्टिव म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है तीनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो एल इफेक्टिव तो ये हो गया, एल इफेक्टिव ये हो गया, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, बी फिल इनटू द बोर्ड है, तीनों क्या है यहाँ पे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। देखो ना, बी फिल इनटू द बोर्ड, लेंथ एल इफेक्टिव ये, वेलोसिटी ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या यहाँ फॉर्मूला होगा? बी एल इफेक्टिव इंटू वी। तो बी इंटू एल इफेक्टिव कितना है इस बार? 2L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा इंटू वी। तो हमारे पास क्या आ गया? 2BVL साइन थीटा। हाँ, पोलैरिटी का मतलब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन हमें निकालना है पोलैरिटी का, ठीक है। देख लो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होता है कि ये हमारा ईएमएफ हो गया, ये बी फिल हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। बी फिल इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी नीचे, ईएमएफ इंड्यूस्ड, देखो फिंगर डायरेक्शन उधर आ रहा है, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखे मोशनल ईएमएफ का सिंपल सा केस था, यदि रॉड के पास ट्रांसलेशनल मोशन हो तो। नेक्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई एक बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग रोटेटिंग बॉडी के केस में ईएमएफ कैलकुलेट करना देखेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला कैसे आया ये सब आपने ऑलरेडी स्टडी किए होंगे, जस्ट हम लोग रिजल्ट पे देखें। देखो हमारे पास यहाँ क्या सीन है कि मान लिया जाए कि हमारे पास यह एक कोई बॉडी है, ठीक है। यह बॉडी मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। यह एक रिजिड बॉडी है जो कि इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। एंड हमारा टारगेट क्या है? यह पॉइंट P, यह पॉइंट Q और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B फील्ड है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है? P एंड Q के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना, ठीक है। देखो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 B ओमेगा इंटू P पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लिख लो, ये RP हो गया। जिस Q पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस RQ हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? RP स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर, ठीक है। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि यदि कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेटिंग मोशन में हो और बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 B ओमेगा इंटू जिस दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है उस दोनों पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस मेजर करो। एक तो हमें P एंड Q के बीच में निकालना था, P का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस एंड Q का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस मेजर कर लिया, एंड इसका स्क्वायर RP स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर कर दो। यहाँ ये भी चीज ध्यान देना कि जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसमें से छोटा को माइनस करना है, ठीक है। यदि RQ का वैल्यू बड़ा हो जाता है यहाँ तो RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज यहाँ से हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। डायरेक्शन के लिए हम लोग फिर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को ही यूज करेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सिंपल सा केस ले लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है एंड वी हैव टारगेट टू फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड, P एंड Q के बीच में चाहिए। कितना होगा बताओ? मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, कितना होगा बताओ? काफी इजी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 B ओमेगा इंटू जिस दो पॉइंट के बीच में मुझे कैलकुलेट करना है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, तो इस एंड पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस दोनों पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना था। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो 0 हो गया बिकॉज इस यहीं पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और Q पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, मान लो रॉड का लेंथ L है, तो कितना हो गया? ये L हो गया,
ठीक है। तो यहाँ Q पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस L हो गया, P पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0 हो गया। तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए, L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर करना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालोगे, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, देखो रोटेट वेलोसिटी तो इधर होगा, है ना, ओमेगा इधर है, तो वेलोसिटी इधर, बी फील्ड इनटू द बोर्ड, तो कर लेते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड हमें डायरेक्शन चाहिए ही, इसको बी फील्ड की तरफ करना है, इसको वेलोसिटी की तरफ। देखो वेलोसिटी इधर है, बी फील्ड इनटू द बोर्ड आ गया, है ना। तो देखो ये फिंगर हमें क्या दे रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, तो वो इस डायरेक्शन में है ना, P to Q एरो है, यानी कि इधर की तरफ है, यानी कि P जो है लोअर पोटेंशियल पे होगा, Q हायर पोटेंशियल पे होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर। काफी इजी है ये, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट देखो, एक और हम लोग यदि केस ले लें कि हमारे पास मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, या कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है, मान लो कि इस टाइप का हमारा सिचुएशन है, और यह एक सेमी सर्कुलर आर्क है या सेमी सर्कुलर शेप में वायर है, और इसका रेडियस है r है, और यहाँ से यहाँ का भी r है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, और यह एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी है इस रीजन में, इसको हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम Q दे रहे हैं। हमें क्या निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन P एंड Q, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, काफ़ी इजी है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा 1/2 B ओमेगा इनटू जिस दो पॉइंट के बीच में हमें कैलकुलेट करना है उस दोनों पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो P पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r हो गया, Q पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये कितना होगा, ये 2r हो गया, ये r हो गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5r, ठीक है। तो 1/2 B ओमेगा, तो क्या यहां लिखेंगे, इस दो पॉइंट के बीच में चाहिए, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है √5r का स्क्वायर माइनस इसका कितना है यहां से r स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/2 B ओमेगा 5r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, तो ये आ गया 2B ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। तो इस वे में हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड निकाल लेते हैं यदि कोई बॉडी किसी एक्सिस के बाद प्योर रोटेटिंग मोशन में हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब बॉडी के पास ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों मोशन हो, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है। सबसे पहला केस हमने क्या देखे, यदि किसी बॉडी के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो, दूसरा केस में यदि सिर्फ रोटेशनल हो, तीसरा देख रहे हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है। सिंपल सा केस ले रहे हैं, मान लिया जाए हमारे पास एक रॉड है, रॉड को हम लोग सेंटर को हमने v वेलोसिटी दिए है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए P एंड Q एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, हमें EF इंड्यूस्ड बिटवीन P एंड Q एंड चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यदि सिर्फ ट्रांसलेशनल होता तो ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालो, सिर्फ रोटेशनल मोशन होता तो ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालो, फिर दोनों को सुपर इंपोज कर दो, ठीक है। मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं क्या, ठीक है, इसको आप नोट करो पहले, ठीक है। देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 एनालाइज करेंगे। सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सिर्फ रोटेशनल होगा तो कितना होगा, ठीक है, फिर दोनों को सुपर इंपोज कर देंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लें। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे कि मान लो कि इसके पास सिर्फ एक बार ट्रांसलेशनल मोशन को लेकर सोचो, P एंड ये हो गया, Q एंड ये हो गया, दूसरी बार सिर्फ इसको इस एक्सिस के बाद रोटेशनल दे दो तो निकालो, ठीक है। हाँ, हमें ये भी पता होगा कि इस रॉड का जो लेंथ है वो L है, ठीक है। अब देखो इस दोनों को सुपर इंपोज करो तो एग्जैक्टली सेम आ गया, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के बराबर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B है। अब बताओ इस केस में इस दोनों एंड के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, देखो यह तो
कौन सा केस है ये? मोशनल ईएमएफ का है ना, सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, लेंथ एल है, बी हो गया, बी फील्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो इसके आ जाएंगे कितना आ जाएगा? बी वी एल। इस केस की बात करूँ, हाँ डायरेक्शन क्या होगा तो देख लो, ईएमएफ इंड्यूस का निकालना है, बी फील्ड इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी ऊपर, तो ईएमएफ इंड्यूस ये फिंगर रिप्रेजेंट करता है, उसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। हाँ इस केस में क्या होगा तो देखो कि यहाँ से यहाँ L/2 लेंथ है और यहाँ से यहाँ L/2 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? 1/2 बी ओमेगा, क्या होता है जिस दो पॉइंट के बीच में आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड, उस दोनों पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, तो पी पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर माइनस क्यू पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस L/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ? 1/2 बी ओमेगा L²/4 माइनस L²/4, दिस इज इक्वल टू 0। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि यदि कोई रॉड है, रॉड को आप यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सेंटर के अबाउट रोटेट करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखो सिर्फ ट्रांसलेशनल केस में हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया, सिर्फ रोटेशनल केस में इजीली कैलकुलेट कर लिया। जब दोनों एट ए टाइम होंगे तो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो गया? ये तो 0 ही है, तो इसी के बराबर हो जाएगा, तो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हो गया हमारे पास बीवीएल के बराबर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। ये हमारे पास सीन हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करो, टाइम वेरी ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमारे पास कोई एक रीजन होगा, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है समय के साथ चेंज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी रीजन में या किसी भी कंडक्टिंग लूप का यदि बी फील्ड समय के साथ चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है कि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक रीजन है, ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास ये एक रीजन है, ठीक है। इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, पूरे रीजन में, ठीक है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, ठीक है। बी एंड बी इज इक्वल टू KT है, वेयर K इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। देखो विद द टाइम क्या होगा, जो टाइम इंक्रीज होगा बी फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या देखा गया कि whenever the magnetic field vary with the time in the region, the non-conservative electric field will induced inside the region and outside the region, ठीक है। मतलब यदि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है तो इस रीजन के अंदर और इस रीजन के बाहर एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ। तो इस केस में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस सिचुएशन में पूरे फिजिक्स में सिर्फ एक ही बार नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो भी यहां आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो कंजर्वेटिव फील्ड नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, ये बात हम लोग जानते ही है, बट नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फॉर्म ए क्लोज लूप, यानी कि यहां पे जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वह क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। दूसरी बात हम लोग एक चीज यहां देखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, रीजन के अंदर एज वेल एज रीजन के बाहर, ठीक है। देखो ऐसा एज्यूम किया कि इस रीजन का जो भी है ये सर्कुलर रीजन है और इसका सेंटर हमारे पास यहाँ है और इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक है। आपको पता होगा कि हम लोग इस केस में जो इक्वेशन गवर्न करते हैं, इंटीग्रेट ऑफ E वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅b/dt, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रीजन के अंदर भी रीजन के बाहर भी, ठीक है। आप थ्योरी के लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किए होंगे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रीजन के अंदर जो होता है फॉर इनसाइड पॉइंट या यू को स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब सेंटर से जो भी पॉइंट आएगा उसका जो डिस्टेंस आएगा वो कैपिटल R से कम होगा, मतलब इनर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, उस वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है स्मॉल r/2 dV/dt, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। देखो
स्मॉल आर क्या है? जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। dv बाई dt तो जानते हैं बी फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्मॉल आर क्या है? जिस पॉइंट पर आपको चाहिए उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। मान लिया जाए आपको इस पॉइंट पर चाहिए तो इस पॉइंट का, इस रीजन का जो भी सेंटर है यहां से डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा यही स्मॉल आर है, ये हो गया। फॉर आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। यदि हम बाहरी पॉइंट के लिए देखें तो कहाँ लिखूं? फॉर आउटसाइड पॉइंट, या यूं कहूं कि वह पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल आर से बड़ा हो, ठीक है। वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2r dv बाय dt। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास हो गया, ठीक है। हाँ, ये क्या है? कैपिटल आर रेडियस ऑफ दिस रीजन। स्मॉल आर क्या है? जिस पॉइंट पे आपको चाहिए उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। ये आउटसाइड वाले पॉइंट है तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा ही होगा, ये हमारे पास होगा। यह तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड है। ये डायरेक्शन कैसे होगा इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। देखो अभी हम लोग क्या देख लिए हैं कि नॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप को फॉर्म करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि क्लोज लूप यदि मुझे बनाना है तो हर जगह पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीका से सर्कुलेट हो रहा है और यहाँ पे एक माइनस साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सर्कुलेशन होगा वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। या यूं कहूं कि इस तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है ताकि बी फील्ड के फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके, ठीक है। यदि फ्लक्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्कुलेशन का काम क्या होगा? डिक्रीज कराना। यदि फ्लक्स समय के साथ घटेगा तो इसका काम क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम बढ़ाना, अपोज कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने फैराडे लॉ या लेंज लॉ में सोचे थे, सेम वे में यहां भी, ठीक है। ये हमारे पास सीन हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा देख लें। ठीक है, देखो हमने क्या बोले कि इस रीजन में बी फील्ड है, वेरिएबल है, एंड बी बराबर के इंटू टी। के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, विद द टाइम बी फील्ड इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि इसके थ्रू फ्लक्स जो है समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट बी फील्ड वेरी विद द टाइम, तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द लूप। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने देख चुके हैं। यदि मैं डायरेक्शन के लिए बात करूं, ठीक है, ये इसका सेंटर है और हम लोग क्या चाहते हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें, ठीक है। तो पहला ये बात हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा वो टेंजेंशियल होगा, ठीक है। टेंजेंशियल इसलिए होगा क्योंकि क्लोज लूप को फॉर्मेशन करना है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखे कि सर्कुलेशन इस तरीका से लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे, है ना। माइनस साइन मतलब ही वही होता है, ठीक है। तो देखो यहां बी फील्ड समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, बी फील्ड समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बी, यहां पे देखो बी फील्ड समय के साथ इंक्रीज हो रहा है ना, बी बराबर के टी, तो फ्लक्स समय के साथ बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन का काम क्या होगा? यदि ये बढ़ रहा है तो इसका काम क्या है? घटाना, यानी कि इसका काम है फ्लक्स को डिक्रीज कराना। तो इस तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट होगा ताकि वो फ्लक्स को डिक्रीज करा सके, ठीक है। फ्लक्स को डिक्रीज करा सके इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल बी फील्ड का डायरेक्शन उसके उल्टा डायरेक्शन में सर्कुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कि बी फील्ड का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होना है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब कि जो भी इसका रेडियस होगा उसका परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर क्या होगा? देखो यहां से यहां का डिस्टेंस, ये स्मॉल आर हो गया, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा, हाँ ये बात अभी हम लोग जान गए कि परपेंडिकुलर होगा। तो ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि टेंजेंशियल होना है। टेंजेंशियल मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी। लेकिन अब सोचो इस तरीका से यहां पे सर्कुलेशन लेना है ताकि फ्लक्स को डिक्रीज करा सके,
ठीक है, या यूं कहूं कि जो ओरिजिनल बी फील्ड है उसको डिक्रीज करा सके। तो ओरिजिनल बी फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो सर्कुलेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सर्कुलेशन है इसका उल्टा होना चाहिए। तो उल्टा होने के लिए आउट ऑफ द बोर्ड आना चाहिए। तो देखो यदि आप इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को सर्कुलेट करोगे, ठीक है, एक मिनट, देखो हमारे पास क्या था कि ये एक सेंटर है, ठीक है, इस रीजन में बी फील्ड है और बी फील्ड जो है समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा काम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीका में सर्कुलेट करे ताकि फ्लक्स को डिक्रीज करा सके। फ्लक्स को डिक्रीज करा सके इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल जो बी फील्ड है उसको डिक्रीज करा सके या उसको अपोज कर सके, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर समय क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो मान लो इस जगह पर मुझे चाहिए, तो यहाँ से यहाँ का स्मॉल आर हो गया। टेंजेंशियल मतलब क्या हुआ, रेडियस के परपेंडिकुलर, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होना है। अब इस तरीका से यहाँ सर्कुलेशन ले ताकि फ्लक्स घट सके या ओरिजिनल बी फील्ड को अपोज कर सके। तो ओरिजिनल बी फील्ड इनटू द बोर्ड है। अब सोचो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन का डायरेक्शन ये लेता है, तो इस डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ओरिजिनल बी फील्ड उल्टा हो गया। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वह कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो यदि मान लो आप यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर लूप ले लो, तो हमसे पूछा जाए यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ के रेडियस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये हो जाएगा, जो भी नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन क्या कर रहा है, बी फील्ड का अपोज कर रहा है, यानी कि ओरिजिनल फ्लक्स को ये अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस वे में हम लोग नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि टेंजेंशियल होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, इस तरीका से सर्कुलेशन लो ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स या ओरिजिनल बी फील्ड को अपोज कर सके। यहां बी फील्ड बढ़ रहा था समय के साथ, इसके सर्कुलेशन का काम क्या होगा, ओरिजिनल बी फील्ड को डिक्रीज कराना, मतलब ओरिजिनल बी फील्ड का जो भी डायरेक्शन है उसके उल्टा डायरेक्शन में सर्कुलेशन आना चाहिए, ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये तो इनर वाला पॉइंट हुआ, कोई आपसे ये पूछता है कि इस पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो होगा तो टेंजेंशियल, यहाँ से इसको मिला दो, ये रेडियस हो गया, इसके परपेंडिकुलर, या तो ये डायरेक्शन पॉसिबल है या तो ये डायरेक्शन। अब सोचो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में हो जाए, इस डायरेक्शन में घुमा दो, मतलब यहाँ ये, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो इसका सर्कुलेशन क्या रहा है, बी फील्ड को उल्टा रहा है, यानी कि बी फील्ड को घटाने का टेंडेंसी है। और हमारा काम भी यही है कि इसका काम क्या है, फ्लक्स को डिक्रीज कराना या बी फील्ड को डिक्रीज कराना, यानी कि इसी डायरेक्शन में यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव होगा, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हर जगह टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल में दो पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच लेते हैं। अब सोचो कि यदि ऐसा सिचुएशन होता कि बी फील्ड जो है समय के साथ डिक्रीज होता, मान लो कि यहाँ पे बी होता -kT, तो क्या होता सीन, बी फील्ड समय के साथ घट रहा है, यानी कि फ्लक्स घट रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम क्या होता है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बल्कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है कि फ्लक्स को इंक्रीज कराना, बिकॉज ये घट रहा है। तो सर्कुलेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का काम क्या होता है बताओ, फ्लक्स को इंक्रीज कराना। फ्लक्स को इंक्रीज कैसे कराते, यदि जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल बी फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका सर्कुलेशन आना चाहिए। तो इस केस में कैसे हो जाता है बताओ, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ क्लॉकवाइज सेंस में मूव करता है ना, यहाँ पे इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, ठीक है, यदि ऐसा होता तो, लेकिन यहाँ हम लोग ऐसा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि किस वे में यदि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से एक हम लोग क्या देखें कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास मान लो कि हमारे पास एक कोई सर्कुलर रीजन है, ठीक है, इस रीजन का सेंटर ये है और आपके पास कोई ये रॉड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और बी फील्ड जो है KT है, K इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। आपको केवल इतना बताना है यहाँ पे कि यह आपका P एंड है, ये आपका Q एंड है, P एंड Q दोनों में से कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल, ठीक है। क्या होगा बताओ, देखो इस रीजन में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है विद द टाइम, तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा इस लूप के अंदर भी, लूप के बाहर भी, लेकिन हमारे पास जो रॉड है वो लूप के अंदर है, तो अंदर वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं
कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। हाँ, और इस तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन लेना है ताकि इसको अपोज कर सके इन चेंज इन फ्लक्स को। ठीक है, तो यहाँ बी फील्ड समय के साथ बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन का काम क्या होगा, फ्लक्स को घटाना, मतलब ओरिजिनल बी फील्ड को उल्टा डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इस जगह पे यदि मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो किधर होगा, देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, या तो इधर पॉसिबल है या तो इधर, किधर होगा, तो मान लो कोई इस डायरेक्शन में लेता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि आप इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलेशन करो, बी फील्ड को उल्टा रहा है, यानी कि यह फ्लक्स को डिक्रीज करा रहा है, और यही हमें यहाँ कराना भी था। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस जगह पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस जगह पे डायरेक्शन होगा वो आपका किधर होगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ आपका इधर वाला होगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट ले लो, एक ये वाला कंपोनेंट, दूसरा ये वाला। ठीक है, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर। इस ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर के कारण क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा पी एंड क्यू के बीच में। हाँ, इस ई पैरेलल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, अब देखो होगा तो होगा क्या, तो हमने क्या देखे कि एक सेंटर है, ये एक रॉड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कंडक्टर है तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स किधर लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल ये होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, यानी कि यह हमारा P हो गया, ये Q था, तो P जो है लोअर पोटेंशियल पे है एंड Q जो है हमारा हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, ठीक है, तो यहां तक हमने ये देख लिया कि मोशनल ईएमएफ एंड टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है कि इसका नाम से ही पता चला है, मान लिया जाए हमारे पास कोई एक लूप है और इस लूप के थ्रू मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है और करंट को मान लो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट यदि चेंज होगा तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स भी चेंज होगा, तो यदि इस लूप का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। तो जिस लूप में हम करंट चेंज कर रहे हैं उसी लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड भी देख रहे हैं, तो ये काम क्या हो रहा है, सेल्फ हो रहा है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यदि यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन लिखें तो क्या बोलेंगे कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इसके बदले एक कांस्टेंट दे दिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड माइनस d∅dt, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस L di/dt। ठीक है, तो यह जो हमारे पास L हो गया, दिस कॉल सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज क्या है, कैसा है लूप का, और किस मीडियम में हम लोग प्लेस्ड किए हैं, इसी दो बात पर डिपेंड करता है, करंट पर यह डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। इस पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक लूप है या एक सर्कुलर क्वाइल है, इस क्वाइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, इसका रेडियस r है। ठीक है, एंड वी हैव टारगेट टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। क्या करेंगे बताओ, देखो आपको क्या करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जिस क्वाइल में करंट चेंज कर रहे हैं उसी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यह जो क्वाइल है इसमें मान लो करंट आई फ्लो करवा देंगे और इसी करंट के कारण कितना फ्लक्स होगा उसको कैलकुलेट कर लें, तो नंबर ऑफ टर्न्स n है, रेडियस r है। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी फील्ड इंटू एरिया। बी फील्ड कितना होगा, तो एक सर्कुलर क्वाइल के कारण सेंटर पे बी फील्ड लिख लो, तो μ0I/2r। ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ क्वाइल है ये n, तो इंटू n। ठीक है, एक लूप का एरिया कितना है, πr²। ऐसे ऐसे कितने लूप है, n लूप, तो n लूप का एरिया क्या होगा, πr² इंटू n। तो फ्लक्स इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे, μ0 n n n² हो गया, r से r कैंसिल हो गया,
ये पाई हो गया, ये आर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर पाई आर बाय 2 इंटू आई, यही ना। इसको कंपेयर कर दो, या यूँ लिखूं कि हम लोग यहाँ से क्या देखें, फाइव इजकल टू एल इंटू आई है, तो हम ये भी लिख सकते हैं एल इजकल टू 5 बाई आई। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा 5 बाई आई, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2। ठीक है ना, ये म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि हमारे पास दो लूप होंगे, एक ये दूसरा ये। ठीक है, किसी एक लूप में करंट चेंज करेंगे। मान लो इसमें हम लोग मान लो इस लूप में करंट हम लोग चेंज कर रहे हैं, और इस लूप के कारण मान लो ये लूप है, इस लूप में करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसके कारण यहां पर क्या होगा, बी फील्ड होगा। ठीक है, यदि आप इसके करंट को चेंज करोगे तो इस लूप के कारण यहां पे बी फील्ड चेंज होगा, बी फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। यदि हम लोग एक कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं तो दूसरे कॉइल का बी फील्ड चेंज हो रहा है, तो इस कॉइल का बी फील्ड यदि चेंज हो रहा है तो इस कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होगा। इस कॉइल में यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो हमने क्या देखे, करंट इसमें चेंज कर रहे हैं, ईएमएफ इसमें देख रहे हैं। तो इस तरह के फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें हमने क्या गौर किया, किसी एक कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं और ईएमएफ इंड्यूस किसी दूसरे कॉइल में देख रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल का काम हो रहा है। लेकिन सेल्फ में हमने क्या देखे थे कि जिस कॉइल में करंट चेंज करें उसी कॉइल में हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड भी देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप यहां पे लिखोगे, इसको जनरली हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1 हो गया। ठीक है, तो phi2 इज इक्वल टू MI1। ठीक है, तो EMF इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल E2 इज इक्वल टू माइनस d∅2/dt, यही होगा ना। इसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो EMF इंड्यूस्ड के बराबर होगा। तो phi2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो माइनस MdI1/dt। ठीक है, दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। ये हमारे पास आ गया। हाँ, यहाँ एक चीज और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वह क्या करेगा, E2, ये देखो E2 जो है हमारे पास क्या रहा है, माइनस MdI1/dt ना। इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा वह इसके चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। ठीक है, यदि आपसे ये कहा जाता कि आपके पास यह एक कॉइल है, दूसरा आपके पास ये एक कॉइल है, और इस कॉइल में करंट I1 इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो, करंट यदि इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसका काम क्या है, तो यह चेंज इन करंट को अपोज करता है ना। E2 इज इक्वल टू माइनस MdI1/dt। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। यहाँ I1 इंक्रीज कर रहा है, इसका काम क्या होगा, इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका काम होगा इसको डिक्रीज कराना, यानी कि इसका जो भी डायरेक्शन होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में यहाँ इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा, या यूं कहो कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वह इसके उल्टा डायरेक्शन में, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास M जो है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको बोला जाता है। और M किस किस बात पर डिपेंड करता है, तो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल, रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन द कॉइल, इस दोनों कॉइल के बीच में रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, और किस मीडियम में हम लोग प्लेस्ड किए, तीन बात पर डिपेंड करता है। और M का जो वैल्यू है डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो नेक्स्ट यदि मैं देखूं, नेक्स्ट हम लोग एक इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यदि आप एग्जाम्पल लोगे तो मान लिया जाए कि आपके पास दो सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, तो मान लिया जाए ये हो गया। ठीक है, और दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है जिसका एक का रेडियस A है, दूसरे का रेडियस C हो गया, एंड A इज वेरी वेरी लेस देन C। एंड हमारा टारगेट क्या है कि फाइंड, हाँ इसमें ऐसे एज्यूम कर लेते नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और ये N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, रेडियस A है, रेडियस C है। तो हमें क्या करना है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। क्या करेंगे बताओ, तो हमें यही करना होता है, किसी एक कॉइल में करंट फ्लो करेंगे, दूसरे कॉइल में फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर phi2/I1 जो होगा वो M के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, यही ना। देखो m बराबर क्या लिखोगे यहां से, m इज इक्वल टू phi2/i1, ठीक है। देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी एक कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करना। हम लोग क्या करते हैं कि आउटर लूप जो है उसके थ्रू करंट मान लो I2 फ्लो कर दिए या I1 फ्लो कर दिए, इसके कारण इनर वाले कॉइल का फ्लक्स निकाल लेते हैं, फिर दैट फ्लक्स बाय I1 कर देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो इस इनर वाले कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा बताओ। तो फ्लक्स क्या होता है, बी फील्ड इंटू एरिया। तो इस करंट के कारण इस लूप का जो बी फील्ड होगा वो कितना होगा, इस लूप के अंदर का बी फील्ड, तो म्यू नॉट I1/2a। यदि एक टर्न्स होता तो, एक सर्कुलर कॉइल होता तो ये होता, लेकिन कैसे कितने हैं, N2, तो इंटू N2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सर्कुलर जो ए रेडियस का सर्कुलर लूप है उसके थ्रू बी फील्ड निकल गया, उस रीजन का बी फील्ड निकल गया, उस रीजन का एरिया कितना है, πa²। यदि एक सर्कुलर टर्न होता तो, लेकिन N1 है तो इंटू N1, ये phi2 निकल गया। phi2/i1 ही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो m इज इक्वल टू phi2/i1। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 और एक ये तो कैंसिल हो गया, πa डिवाइडेड बाय म्यू नॉट N1 N2 πa डिवाइडेड बाय 2, यही ना, ठीक है। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, ठीक है। ये हमने देख लिया, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो हमने क्या देखे कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर देख रहे हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये इंडक्टर है, ये है L1 हो गया, L2 हो गया, ठीक है। तो L इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सेम लाइक रेसिस्टेंस होता है L1 प्लस L2, ठीक है। 3 होता था प्लस L3 भी हो जाता, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। देखो यदि आपके पास ये एक इंडक्टर है, ये है, ठीक है। तो सिंपल सेम लाइक होता है जैसा हम लोग रेसिस्टेंस में करते हैं, तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, और एक होता तो प्लस 1/L3 भी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। यदि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर करोगे, ठीक है, तो यदि हम लोग कंसीडर करेंगे, अभी तक हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल को नेग्लेक्ट किए थे, ठीक है, तभी ये दोनों फॉर्मूला है। यदि हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर करेंगे, कंसीडर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। यदि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल को कंसीडर करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है। अब देखो यदि हमारे पास दो कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 है, एंड दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है वो एडिटिंग नेचर का है, मतलब दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है सपोर्टिंग नेचर का है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में जो L इक्विवेलेंट आ जाएगा, व्हेन फ्लक्स इज सपोर्टिंग नेचर, तब जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है L इक्विवेलेंट का, L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। ये हो गया। यदि व्हेन फ्लक्स इज अपोजिंग नेचर, दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है इस दोनों इंडक्टर का वो अपोज कर रहा है एक दूसरे का, तब जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, L1 प्लस L2 माइनस 2m, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है व्हेन कंसीडरिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दो पॉसिबल है, ठीक है। यदि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखूं
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हमारे पास दोनों कॉइल का यदि फ्लक्स सपोर्टिंग नेचर का है, व्हेन फ्लक्स इज सपोर्टिंग नेचर, तो हमारे पास जो आ जाएगा L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वो L1 L2 बाय L1 प्लस L2 माइनस M स्क्वायर, ठीक है, सपोर्टिंग नेचर का है तो यहाँ माइनस 2M आ जाता है, ठीक है। दूसरा केस है कि व्हेन फ्लक्स इज अपोजिंग नेचर, ठीक है, तो हमारे पास जो L इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 L2 माइनस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है। सिंपल हमें जस्ट फॉर्मूला ही यूज करना होता है। यदि हमें L1 L2 और कैपिटल M का वैल्यू गिवन होता है क्वेश्चन में तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास रिलेशन आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। मान लिया जाए आपके पास दो कॉइल है, ये और ये, L1 L2 दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इस दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M, दैट इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L1 L2, ठीक है। K हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, ठीक है। K का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, 0 से लेके 1। यदि लूज कपलिंग है तो K का वैल्यू 0 हो गया। टाइट कपलिंग के लिए, टाइट कपलिंग है उसके लिए K का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है कि यहाँ पे ये है कि यदि हम लोग देखें तो कंप्लीटली टाइट कपलिंग के लिए K1 होता है, कंप्लीटली आइसोलेटेड क्वाइल के लिए, मतलब इस दोनों क्वाइल में कोई कनेक्शन नहीं, कंप्लीटली आइसोलेटेड है तो K का वैल्यू 0 होता है, और लूज कपलिंग के लिए K का वैल्यू 0 से 1 होता है, ठीक है, ये पता ही होगा। K इक्वल टू 1 होता है फॉर टाइट कपलिंग के लिए एंड K इक्वल टू 0 होता है कंप्लीटली आइसोलेटेड क्वाइल के लिए, एंड लूज कपलिंग के लिए K का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। लूज कपलिंग के लिए ये होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें L1 L2 K का वैल्यू गिवन होता है और हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू पूछ देता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ करंट इन ए सीरीज LR सर्किट, ठीक है। लिखो ग्रोथ ऑफ करंट इन, ठीक है, इसको मैं यहां से स्टार्ट करूं, ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज LR सर्किट, ठीक है। देखो इसमें यदि हम लोग सिंपल सा सिचुएशन लें तो हमारे पास क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक इंडक्टर है, ठीक है, रेसिस्टर है, और ठीक है यहाँ पे कोई हमारे पास बैटरी है जिसका EMF E है, ठीक है। इंडक्टेंस मान लो L है, ये R है, और स्विच को हमने क्लोज किया T इक्वल टू 0, ठीक है। और इंडक्टर जो है इनिशियली अनचार्ज था, या करंट थ्रू द इंडक्टर एट T इक्वल टू 0 पे 0 था, ठीक है। तो किसी भी टाइम T पे करंट थ्रू दिस सर्किट इज मान लो I हो गया, तो I का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको याद होगा, IS इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T/2, ठीक है। I क्या है, करंट थ्रू द इंडक्टर एट एनी टाइम T। IS क्या है, स्टेडी स्टेट करंट, एंड टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो I क्या है हमारे पास, ठीक है, हम जानते ही है, करंट थ्रू द इंडक्टर एट एनी टाइम T, ठीक है।
और IS क्या है, स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लें। स्टेडी स्टेट करंट, या हम ये भी बोल देते हैं कि करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर द लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब स्टेडी स्टेट की ही बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया। टॉ क्या है हमारे पास, टाइम कांस्टेंट। देखो स्टेडी स्टेट करंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास यदि कभी भी ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज LR सर्किट टॉपिक्स होता है तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना होता है, और वहां पे हमें IS का वैल्यू फाइंड करना होता है और टॉ का। ठीक है, अब देखो कि IS का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर के थ्रू करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, या यू बोल सकता हूं कि इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कि यह एक वायर की तरह रिप्लेस करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर को एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ लिख देते हैं कि इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय एक वायर से। ठीक है, तो यदि आपसे मैं यहाँ पूछूं कि स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा इसमें, तो क्या बताओगे। तो देखो स्टेडी स्टेट में क्या करना है, इसको एक वायर से रिप्लेस कर देना, तो एक E बच गया, R बच गया। तो इस लूप में कितना करंट फ्लो होगा, E/R। तो IS का वैल्यू होगा E/R। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम कांस्टेंट टॉ। टॉ बराबर क्या होता है, L/R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यदि इस सर्किट के लिए मैं आपसे टॉ पूछूं तो क्या बताओगे। तो टॉ क्या करना है, L/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, हमें बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, इंडक्टर के क्रॉस निकालना है। मतलब इंडक्टर को बैटरी मन ही मन एज्यूम करना है और इस बैटरी को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, इसको बैटरी एज्यूम करो और ओरिजिनल बैटरी को शॉर्ट कर दो मन ही मन। तो हमारे पास यहाँ बैटरी होगा, ये शॉर्ट हो गया, तो R कितना बच गया, सिर्फ एक ही R बच गया। तो यहाँ पे टॉ जो है L/R है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि करंट थ्रू द इंडक्टर एट एनी टाइम t, यदि इंडक्टर चार्ज हो रहा हो तो ये हमारे पास सीन है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट यदि हम लोग इसमें थोड़ा ग्राफ को देखें, ठीक है, यदि आप ग्राफ को देखोगे तो आपके पास क्या सीन होगा कि यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो कि करंट थ्रू द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ड्रॉ करना हो, तो क्या कहोगे, t = 0 पर मान लो 0 है, तो यदि आप इस इक्वेशन को प्लॉट करोगे I = IS × 1 - e⁻ t/τ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो t = 0 पे करंट 0 आ जाएगा, t ∞ पे कितना होगा, e⁻∞, ये 0 हो गया, I = IS बच गया। IS क्या है, सैचुरेशन करंट। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, हाँ, यदि कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, तो क्या लिखोगे, VL = L/di/dt। ठीक है, जो भी करंट का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, L से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस कितना होगा, यदि मैं इस लूप में पूछूं कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तब तो ये फॉर्मूला हो गया। वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे, L/di/dt से। इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो VR = I × R से। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लें कि हमारे पास मान लो कि एक बैटरी है जिसका EMF E है और ये रेसिस्टेंस R है, ये भी R है और ये भी R है, ये इंडक्टर है, ये है। ठीक है, ये भी R है, ये L है। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो IS निकालना है, सेकंड में टॉ निकालना है, थर्ड में हमें करंट थ्रू इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ठीक है, 3 चीज़ फाइंड करना है, काफ़ी इजी है। ठीक है, चलो इसको देख लें एक बार। तो इसमें आप ये देखोगे कि हमारे पास क्या है कि एक बैटरी है जिसका EMF E है, रेसिस्टेंस R हो गया, ये R है, ये R हो गया, ये इंडक्टर हो गया,
ये हो गया, ठीक है, यही है ना। अब हमें क्या निकालना था कि सबसे पहला काम था इसमें, यदि मैं सबसे पहला IS स्टेडी स्टेट करंट, तो हम लोग क्या जानते हैं, इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे। तब तो सिंपल ये हो गया, करंट का क्वेश्चन हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा, R और R पैरेलल हो गया तो R/2 हो गया इसका इक्विवेलेंट, प्लस R हो गया सीरीज में 3R/2 हो गया। तो टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो होगा वो कितना होगा, E/3R/2। फिर यही करंट क्या होगा, आधा आधा बटेगा E/3R। तो IS तो हमारे पास ये हो गया E/3R, काफ़ी ईजी। हाँ, टॉ क्या होगा, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, टॉ भी निकाल लेते हैं। देखो टॉ के लिए हम क्या सोचे थे कि टॉ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, L/R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर, मतलब इंडक्टर को बैटरी मानना है, जो ओरिजिनल बैटरी है सर्किट में उसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। मतलब ओरिजिनल बैटरी यहाँ था, मतलब पहले मैं तो सर्किट बना लूँ, तो ये हो गया, 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 ठीक है। हमें टॉ निकालना है, तो टॉ के लिए क्या सोचना है, इंडक्टर को बैटरी मन ही मन सोचना है, इसको बैटरी सोचना है, और बैटरी जो था उसको शॉर्ट कर दो, मतलब यहाँ बैटरी था ही नहीं ऐसा सोचना है। अब इसको बैटरी मानो, अब इस बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना हो गया, देखो इसके क्रॉस, तो ये और ये तो पैरेलल हो गया, बिकॉज यहाँ हमें बैटरी नहीं एज्यूम करना है, तो शॉर्ट कर देना है इसको, तो पैरेलल हो गया, तो ये पैरेलल R/2 हो गया, और ये इसके मतलब इसका इक्विवेलेंट तो R/2 हो गया, ये R/2 और R सीरीज में हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3R/2। तो हमारे पास जो टॉ हो गया L/R इक्विवेलेंट, तो L/3R/2 ये आ गया 2L/3R, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है कि करंट थ्रू द सर्किट, सॉरी करंट थ्रू द इंडक्टर निकालना था, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, IS × 1 - e⁻t/τ, ठीक है। IS क्या था, करंट थ्रू द इंडक्टर, हाँ इन स्टेडी स्टेट कितना आया, E/3R, तो ये हमारे पास हो गया E/3R × 1 - e⁻t/τ। टॉ हमारे पास कितना है, 2L/3R, तो 2L/3R करोगे तो ये 3RT ये आ गया, ठीक है। तो काफ़ी इजी वे में हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमसे ये पूछा जा रहा है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं, एक तो हमने ग्रोथ ऑफ LR सर्किट देख ले, देन आता है डीके ऑफ करंट या डीके ऑफ करंट इन सीरीज LR सर्किट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखो जब कभी भी LR सर्किट में बैटरी का कनेक्शन है तो इंडक्टर के थ्रू करंट टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा, या यूं कहूं कि चार्जिंग होता है, ठीक है। यदि बैटरी नहीं है तो डिस्चार्जिंग होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास ये सिचुएशन है कि ये हो गया और ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ बैटरी नहीं है, मान लो इनिशियली करंट यहाँ से I0 फ्लो हो रहा था, ये रेजिस्टेंस R है, तो इस सर्किट के थ्रू करंट जो है टाइम टाइम डीके करेगा, ठीक है। उसका इक्वेशन लिखोगे I0 × e⁻t/τ, ये होता है, ठीक है। I क्या है, करंट थ्रू द इंडक्टर एट एनी टाइम t, I0 क्या है, इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर, टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू L/R इक्विवेलेंट, ठीक है। हाँ, इसका यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे I वर्सेस t का, तो क्या आ जाएगा, इनिशियल करंट I0 था और t इक्वल टू 0 पर ये I0 हो गया, t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो तो e⁻∞ वो क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये आपके पास ये सिचुएशन हो गया, ठीक है, ये हो गया। किसी भी टाइम पे आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर चाहिए तो LdI/dt कर दो, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस चाहिए तो I × R कर दो, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है दैट इज LC ऑसिलेशन, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, LC ऑसिलेशन, ठीक है। देखो LC ऑसिलेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास एक इंडक्टर है, या हम लोग ऐसे करें कि हमारे पास एक कैपेसिटर है एंड इस कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज Q0 है, ठीक है, और हमारे पास एक इंडक्टर है एंड यहाँ पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर का जो कनेक्शन है थ्रू द स्विच है एंड स्विच इज क्लोजिंग एट t इक्वल टू 0, ठीक। इनिशियली कैपेसिटर फुली चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज पे था, ठीक है। इंडक्टर के थ्रू करंट जो है इनिशियली वो 0 था, ठीक है।
तो जब भी आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो आपके पास क्या सीन होगा कि ये तो t इजकल टू 0 का सिचुएशन है। किसी भी टाइम t पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ ये होगा, ये हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर हो गया। किसी भी टाइम t पे इस पे चार्ज कितना आ गया होगा, q आ गया होगा, और इस पे थ्रू करंट I फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे यदि आप KVL लगाओगे और इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बिकॉज यदि आप यहाँ पे KVL लगाओगे और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो Q का जो इक्वेशन आ जाता है Q इजकल टू Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही आता है ना। यदि आप यहाँ पे KVL लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, KVL इस लूप में लगा दो ना, Q बाई सी। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, KVL Q बाई सी हो गया, और ठीक है प्लस L डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, फाइनली लिखोगे और इसको I को डी क्यू बाई डी टी फॉर्म लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से क्या आ गया, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाय एल सी। ठीक है, हमें ये पता है कि यह एक SHM जैसा इक्वेशन है, जहाँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू क्या लिखते थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, उससे इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओमेगा की वैल्यू आ रहा है 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, Q इजकल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इजकल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, करंट थ्रू द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो डी क्यू बाई डी टी कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो हमारे लिए यही दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट भी है, एक ये हो गया, दूसरा करंट का इक्वेशन। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस नहीं है, तो कोई एनर्जी का खर्च नहीं होगा। ठीक है, या यूँ कहूँ कि टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे कंजर्व होगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एवरेज पावर कंजम्पशन बाय द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 0। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर का कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है कंजर्व होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है इस सर्किट के लिए टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, यानी कि जितना इनिशियल होगा उतना ही किसी भी टाइम पे होगा। इनिशियल टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम कितना है, तो इनिशियल देखो, इनिशियली इंडक्टर के थ्रू करंट 0 था और इस पे टोटल चार्ज था, इसका कैपेसिटेंस मान लो C हो गया, इसका इंडक्टेंस L है, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। इंडक्टर के में कितना एनर्जी स्टोर था इनिशियली, बिकॉज करंट 0 था, तो एनर्जी स्टोरिंग इंडक्टर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, आई 0 तो एनर्जी 0। किसी भी टाइम t पे मान लो इस पे चार्ज q था, करंट I था, तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना होगा, q स्क्वायर बाय 2c प्लस 1 बाय 2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो जितना इनिशियल होगा उतना ही टोटल एनर्जी होगा किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, हाँ, यदि रेसिस्टेंस होता तो टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होता। ठीक है, बिकॉज रेसिस्टेंस क्या करता है, वो एनर्जी का लॉस करता है इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये हो गया। हाँ, यदि आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर, देखो टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, तो जब इसके अक्रॉस एनर्जी मैक्सिमम होगा तो इस पे एनर्जी कितना होगा, मिनिमम होगा, बिकॉज टोटल का एनर्जी हमें कांस्टेंट करना है। तो जब इस इंडक्टर के थ्रू करंट मैक्सिमम होगा तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर मैक्सिमम होगा, तो इसमें एनर्जी मिनिमम होगा, दैट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट होगा तो उस समय चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होगा। तो यदि चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होगा तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर 0 हो गया, प्लस इसके थ्रू एनर्जी कितना होगा, 1 बाय 2 एल आई मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखे कि यदि आपके पास LC सर्किट है तो उसमें चार्ज और करंट जो है ऑसिलेट करता है विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज द करंट थ्रू दिस सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इस यहाँ पे क्या होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, तो जितना इनिशियल होगा उतना ही किसी भी टाइम पे होगा, उतना ही एनर्जी होगा जब करंट थ्रू द इंडक्टर इज मैक्सिमम। ठीक है, एक बात ये भी है, जब इंडक्टर के थ्रू करंट मैक्सिमम होगा तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी कंप्लीटली समाप्त हो गया, और जितने टाइप के पॉसिबल थे थ्योरी, हमने हर टाइप के थ्योरी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लिए। ठीक है, थैंक यू।